फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज तमिल एक्शन थ्रिलर मूवी सायरन। मूवी की शुरुआत सन 2019 से होती है। रात का समय होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो रिक्शा चलाते हुए जाता है और अपने चेहरे को एक कपड़े से कवर करके रखता है। फिर वो अपने रिक्शे को एक सुनसान पुल पर रुकता है और अपने रिक्शे से एक बोरी उतारता है। जब बोरी को खोलता है तो हम देखते हैं उसके अंदर किसी की डेड बॉडी होती है। फिर वो आदमी अपना टार्च निकालता है और टार्च के अंदर से एक चाकू निकालता है और उस चाकू से उस आदमी के सर पर अनगिनत वार करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं जहां आज फादर्स डे सेलिब्रेट हो रहा होता है। जहां फादर्स डे पर बच्चे लेक्चर दे रहे होते हैं तो हम एक मलार नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के ऊपर स्पीच दे रही होती है और उसको इस स्पीच के लिए अपने स्कूल में फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। लेकिन तभी एक टीचर उससे पूछता है कि तुमने स्पीच तो अच्छी दी लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। इसके बाद मलार अपने अतीत में खो जाती है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं मलार छोटी बच्ची थी। जब वो अपने गली के बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलती है तो बोलते हैं हमारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है क्योंकि तुम्हारे फादर एक किलर हैं और उन्होंने किसी की जान ली है। तो मलार रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं और हम मलार के पिता थिलाक बर्मन को देखते हैं जो अभी जेल में होता है। एक्चुअली थिलाक बर्मन को उसकी ही पत्नी के कत्ल के इल्जाम में आजीवन कारावास हो गया था और आज 14 साल के बाद उसे 2 हफ्तों की पेरोल मिली हुई है अपने बीमार पिता को देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर नंदिनी को देखते हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठी होती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है। कुछ महीने पहले नंदिनी पर एक अपराधी को जानबूझकर जान से मारने का आरोप लगा था जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गई थी। सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं नंदिनी की शादी जिस घर में होने वाली थी वो लोग आते हैं और बोलते हैं हमारी सोसाइटी में काफी बेइज्जती हो रही है क्योंकि तुम पर कत्ल का इल्जाम लगा है और इस वजह से हमें शादी तोड़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। नंदिनी को उसके सीनियर्स के सामने रिपोर्ट करना होता है। वो बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा और वो चाहती है कि वो उसी पुलिस स्टेशन में दोबारा अपनी सर्विस ज्वाइन करे जहां उसे सस्पेंड किया गया था। तो इंक्वायरी टीम उसको वार्न करती है कि अगर तुम्हारे खिलाफ दोबारा ऐसी कोई इंक्वायरी हुई तो हम तुम्हारे अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मलार को देखते हैं जो अपने घर पहुंचती है और उससे पता चलता है कि उसके पिता पेरोल पर वापस घर आ रहे हैं। तो अपने घर से वो सारा सामान पैक करती है और अपने जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो सब अपने साथ लेकर चली जाती है। और जब उसके घर वाले पूछते हैं कि तुम फोटो क्यों लेके जा रही हो, वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि वो कातिल मेरा फोटो देखे। इससे ये पता चलता है कि मलार अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। तो मलार वहाँ से अपने नाना के घर चली जाती है। अब थिलाक अपने घर पहुँचता है और अपने माँ बाप से मिलता है, अपने भाइयों से मिलता है, लेकिन उसकी नजर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। उस सब तरफ देखता है, उसे मलार कहीं नजर नहीं आती। यहाँ तक कि उसका एक फोटो भी उसे कहीं नजर नहीं आता। तो उसकी माँ बोलती है कि जब मलार ने सुना कि तुम आ रहे हो तो अपना सारा सामान लेकर निकल गई। वहीं थिलाक अपने भाइयों से मिलता है और उनसे एक प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है। जब वो लोग पूछते हैं क्या कारण है तो बताने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मणिकम थंगम नाम के एक पॉलिटिकल लीडर को देखते हैं। वो अपने पार्टी के एक कार्यकर्ता से मिलता है जिसका नाम अम्बू है। वो बोलता है कि जैसा तुमने मुझे सपोर्ट किया अब तुम मेरे बेटे को सपोर्ट करो और उसकी जीतने में मदद करो। लेकिन जैसे ही मणिकम वहाँ से जाता है अम्बू अपने एक आदमी को कॉल करता है जिसका नाम मणिकंदन है। उसको बोलता है कि मणिकम को मार दो और इसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम थिलाक को देखते हैं जो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में डेली की पेरोल अटेंडेंस लगाने जाता है। जब वो देर से पहुंचता है वहाँ की ऑफिसर नंदिनी उसको लेट आने का रीजन पूछती है और उसको बोलती है कि अगर तुम दोबारा लेट आए तो तुम्हारा पेरोल रद्द कर दिया जाएगा। वहीं वेलंकनी नाम का एक पुलिस वाला जो थिलाक का शैडो होता है यानी कि वो 24 आवर्स थिलाक के साथ ही रहता है। एक्चुअली जेल प्रशासन ने थिलाक के साथ में एक पुलिस वाले को रखा था ताकि थिलाक पर नजर रखी जा सके। और इधर हम देखते हैं थिलाक अपनी बेटी को एक नजर देखने के लिए परेशान होता है। वो उसके स्कूल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल की बस सामने आ जाती है और अपनी बेटी को नहीं देख पाता। तो दूसरे दिन उसकी माँ बताती है कि आज तुम्हारी बेटी के स्कूल की बस नहीं आएगी, आज वो स्कूल पैदल जा रही है। अगर तुम चाहो तो उसके पीछे जाओ और तुम उसे देख सकते हो। थिलाक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती थी। जब थिलाक अपने बेटी के पीछे जाता है तो रास्ते में बारिश आने लगती है। तो थिलाक बारिश से बचने के लिए एक दुकान के अंदर जाता है। तभी मलार भी बारिश से बचने के लिए उसी दुकान में आ जाती है। अब थिलाक के खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसकी बेटी उसके सामने होती है। तभी कुछ आवारा लड़के उस दुकान में आते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। तो मलार वहाँ से जाने लगती है। तो एक छोटी बच्ची बोलती है कि दीदी आपने कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हारी जगह होती मैं अपने पापा से बोलकर इनकी पिटाई करा देती। तो मलार रोते हुए बोलती है सच तो कह रही है, अगर मेरे पापा भी यहाँ होते तो इनकी पिटाई करते।
अब ये बातें सुनकर थिलाक का खून खौल जाता है। फिर थिलाक उन लड़कों को कुत्तों की तरह पीटने लगता है और थोड़ी ही देर में उनका पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है। और तभी एक पुलिस जीप आती है और उन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब थिलाक पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने जाता है तो लड़के उसको पहचान लेते हैं और वहाँ के इंस्पेक्टर से बोलते हैं यही वो आदमी है जिसने हम लोगों की कल पिटाई की थी। तो इंस्पेक्टर थिलाक पर नाराज होता है, बोलता है तू पैरोल पे बाहर आया है और सड़क पे मारपीट कर रहा है। आज मैं तेरी रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर से करके तेरी पैरोल ही कैंसिल करा दूंगा। तो थिलाक बोलता है कि सर ये लोग मेरी बेटी को छेड़ रहे थे, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, तो एक बाप क्या करता। अब वो ऑफिसर थिलाक की बातें सुनकर उन लड़कों की और पिटाई करता है और उनको दोबारा जेल में डाल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और रात का समय होता है और हम देखते हैं थिलाक और उसका शैडो पुलिस वेलान कन्नी दोनों एक बियर शॉप पर जाते हैं और बियर खरीदते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो नेता मणिकम भी आ जाता है और उसके साथ अजाबगन भी होता है। लेकिन अजाबगन उसको वहीं ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है और फिर मणिकंदन को कॉल करता है और बताता है कि मणिकम अभी दुकान पर अकेला है, तुम जाओ और उसको मार दो। और इधर वेलाकन्नी बियर लेकर आता है और थिलाक को ढूंढता है। वो देखता है थिलाक वहाँ नहीं होता है, वो उसको आवाज लगाता है। वो डर जाता है, उसे लगता है कहीं थिलाक यहाँ से भाग तो नहीं गया। लेकिन तभी थिलाक वापस आता है और वो बोलता है मैं तो वॉशरूम गया था सर। अब थिलाक और उसका शैडो ऑफिसर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर वो दोनों ड्रिंक करते हैं, लेकिन थिलाक ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। वही वेलाकन्नी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो नशे में धुत होकर बेहोश हो जाता है। और इधर हम देखते हैं वो नेता मणिकम उस बियर बार में अकेला ही बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ मणिकंदन पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ कम लाइटें जल रही थी और मणिकम एक चेयर पे बैठा होता है। वो जाता है ताबड़तोड़ मणिकम के गले पे चाकू से वार करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं मणिकम के कान से पहले से ही खून निकल रहा होता है, शायद मणिकम पहले ही मारा जा चुका था। और इधर वेलाकन्नी नशे में धुत था तो थिलागा उसकी पुलिस जीप को ड्राइव करता है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं थिलागा एक एम्बुलेंस चला रहा होता है जिसमें कोई सीरियस पेशेंट था। वो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर नंदिनी को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंचती है। तो मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि लोगों का मानना है आपका और मणिकम का रिश्ता अच्छा नहीं था, तो क्या आप ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो नंदिनी इसका कोई जवाब नहीं देती। नंदिनी क्राइम सीन को देखती है। वो देखती है मणिकम की डेड बॉडी नीचे पड़ी थी और उसके चारों तरफ खून फैला था। तभी सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं नंदिनी मणिकम की एक आदमी को अरेस्ट करती है। तो मणिकम उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। और उसके उस आदमी का नंदिनी की कस्टडी में मौत हो गई थी और जिस वजह से नंदिनी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं नंदिनी उस बार में काम करने वाले लड़के से पूछताछ करती है। तो बताता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, लेकिन जब मैं आया तो यहाँ चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बाहर लाइट थी। मैं जाकर पावर स्विच चेक किया तो मैंने देखा किसी ने पावर स्विच को ऑफ कर दिया था। जैसे ही मैंने ऑन किया फिर से यहाँ लाइट वापस आ गई और मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा अंदर मणिकम मरा पड़ा था। तो नंदिनी फॉरेंसिक ऑफिसर से बोलती है कि स्विच बोर्ड के फिंगरप्रिंट ले लो। और इधर हम देखते हैं नंदिनी का सीनियर डीएसपी वहाँ आ जाता है और वो नंदिनी को बोलता है कि मुझे लगता है तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं करोगी। तो नंदिनी बोलती है सर इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है, किलर पहले यहाँ आया और यहाँ की लाइट ऑफ कर दी और उसके बाद उसने मर्डर किया और यहाँ से भाग गया। हम उसका पता लगा रहे हैं। उसी रात हम देखते हैं अबाजगन पुलिस ऑफिसर डीएसपी के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। लेकिन तभी अबाजगन को वेलाकन्नी का कॉल आता है। वो बताता है कि सर मर्डर का वेपन मिल गया है, वो एक चाकू है और हमें उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। तो अजाबगन वेलाकन्नी से बोलता है कि तुम मुझे पल पल की खबर देते रहना। तो वेलाकन्नी अबाजगन से बोलता है कि मेरा भी एक छोटा सा काम है भाई, मेरा एक दोस्त है जो फॉरेन में रहता है, उसकी एक यहाँ प्रॉपर्टी है, उसके बेचने में हमारी मदद कर दो। तो अजाबगन बोलता है ठीक है, कल फार्म हाउस पे आके मिलना। अब इसके बाद अजाबगन मणिकंदन से मिलता है और उसको बोलता है तू ये 50 लाख रुपए रख और कल पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दे और सारा इल्जाम अपने सर पर ले ले, और जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं तुझे जेल से बाहर निकालूंगा। अगले दिन नंदिनी मनिका थंगम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर बताता है कि मनिका थंगम की मौत चाकू से नहीं बल्कि उसके कान और नाक से खून निकलने से हुआ था। वो डॉक्टर नंदिनी को ऐसे 8 और केसेस की फाइल देता है और बताता है इन सब की मौत इसी तरीके से हुई है, इन सब मरने वालों के नाक और कान से खून निकला था। वो बताता है कि पहला मर्डर 1995 में हुई थी। जब वो डेड बॉडी मेरे पास पोस्टमार्टम के लिए आई तब मैंने ऑब्जर्व किया उसकी भी मौत कान और नाक के खून निकलने से हुई थी। और लास्ट विक्टिम 1999 में मिला, उसकी भी मौत सेम पैटर्न में हुई थी। तो मैंने अपने हाथों से 1995 से लेकर 1999 के बीच में 8 केसेस पे ऐसे काम किए। वो डॉक्टर बताता है उस समय भी पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला था, तो हमने सोचा था कि शायद किलर विक्टिम को बांध देता है और उसके बाद किसी मेटल को रगड़कर बहुत तेज आवाजें पैदा करता है और जिसकी वजह से कान के पर्दे फट जाते हैं। और वो नंदिनी को बताता
है कि डेविड नाम का एक किलर पकड़ा गया था जिसने सारे मर्डर किए थे, क्योंकि लास्ट मर्डर में डेविड ने चाकू का इस्तेमाल किया था। अब नंदिनी जेल के सारे पुराने पेपर और रजिस्टर चेक करती है। वही नंदिनी उन डेट्स के न्यूज़पेपर भी चेक करती है। तो नंदिनी को पता चलता है कि डेविड जेल से छूट चुका है। तो नंदिनी अपने जूनियर ऑफिसर को कॉल करती है और बोलती है डेविड पर नजर रखो। तो बोलता है डेविड तो कब का मर चुका है। और वही इंस्पेक्टर नंदिनी को बताता है कि अगर वो जिंदा भी होता तो हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो गूंगा और बहरा था। अब नंदिनी उस शराब की दुकान पर काम करने वाले लड़के से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान तो बताता है कि उस दिन मनकम थंगम अपने पार्टी में ही काम करने वाले अबाजगन के साथ वहाँ आए थे और वो दोनों अक्सर वहाँ आते हैं और ड्रिंक भी करते थे। लेकिन उस दिन अबाजगन वहाँ से तुरंत चला गया और सिर्फ मनका थंगम अकेले ही ड्रिंक कर रहे थे। नंदिनी अपने टीम से पूछती है कि अबाजगन कहाँ मिलेगा। वो बताते हैं वो अक्सर अपने फार्म हाउस पर रहता है। और वहीं नंदिनी पूछताछ के दौरान ऑब्जर्व करती है कि उस लड़के ने एक घड़ी पहन रखी होती है। जब वो पूछती है एक घड़ी किसकी है तो झूठ बोलता है, लेकिन जब शक्ति से पूछती है तो बताता है एक घड़ी उसे वही डेड बॉडी के पास मिली थी। वास्तव में वो घड़ी नंदिनी की ही थी। तो नंदिनी को लगता है उस दिन वहाँ पर जब वो क्राइम सीन पर गई थी तो शायद वही घड़ी उसकी गिर गई होगी। और इधर हम देखते हैं थिलागा अबाजगन से मिलने उसके फार्म हाउस जाता है और उसको बताता है मुझे बेलाकर्नी ने भेजा है और वो प्रॉपर्टी की बात के लिए। लेकिन अबाजगन उसको पहचान जाता है। वो बोलता है तू एम्बुलेंस वाला ड्राइवर है ना। फिर थिलागा अबाजगन का सर एक पॉलिथीन से बांध देता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। जब वो पॉलिथीन हटाता है तो अबाजगन की हालत खराब होती है, क्योंकि वो अस्थमा का मरीज था। जब अबाजगन अपना इन्हेलर ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता। तो थिलागा अपने पास से इन्हेलर निकाल कर उसको देता है और जैसे ही अबाजगन उस इन्हेलर का यूज करता है फिर उसकी सांसें घुटने लगती हैं और थोड़ी देर में वो वही मारा जाता है, क्योंकि थिलागा ने उसके इन्हेलर में जहरीली गैस भर दी थी। और वहीं हम इंस्पेक्टर नंदिनी को देखते हैं। जब वो अबाजगन के फार्म हाउस पहुंचती है तो देखती है अबाजगन तो पहले से ही मारा जा चुका था। अब डीएसपी नंदिनी पर बहुत नाराज होता है। वो बोलता है तुम जिसका भी पूछताछ करने जाती हो वो मारा जाता है। अब नंदिनी अपने घर पर बैठकर उसी केस के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे एक बात याद आती है। उस शराब की दुकान पर काम करने वाले लड़के ने बताया था कि उस दिन वहाँ एक पुलिस वाला भी आया था बियर खरीदने के लिए और उसके साथ में उसका एक फॉरेनर दोस्त भी था। तो नंदिनी थाने जाती है और उस लड़के को बुलाती है और बोलती है कि यहाँ सारे पुलिस वाले खड़े हैं, तुम पहचानो इनमें से कौन था। वो लड़का सबको देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता, क्योंकि वेलान करनी की ड्यूटी थिलागा के साथ उसके घर पर लगी थी। तो वेलान करनी वहाँ मौजूद नहीं होता। अब अगले दिन नंदिनी डॉक्टर से अबाजगन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाती है। तो डॉक्टर बताता है कि उसकी मौत हाइड्रोजन साइनाइड लेने से हुई है और वो हाइड्रोजन साइनाइड उसके इन्हेलर में मिला हुआ था। अब नंदिनी डॉक्टर से उन मर्डर्स के पैटर्न की बात करती है। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि मर्डर्स अलग अलग टाइम पे हुए और शायद किलर भी अलग अलग थे, लेकिन एक किलर ने दूसरे किलर से उसका पैटर्न कॉपी किया, तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तभी एक औरत पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाने आती है। जब नंदिनी उससे पूछती है तो बताती है कि मेरा बेटा कुछ दिनों से घर नहीं आया, मैं कई दिनों से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन सर मेरी तो रिपोर्ट नहीं फाइल करते। तो नंदिनी सब इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्यों। तो बताता है कि इसके लड़के का नाम विक्रम है जो कि एक चोर है और उसके खिलाफ कई सारी रिपोर्ट थाने में लिखी हुई है। तभी वो औरत बताती है कि एक दिन एक आदमी से मेरे बेटे की लड़ाई हो गई थी, उस आदमी ने मेरे बेटे की पिटाई की थी। तो नंदिनी पूछती कौन है वो। तो इंस्पेक्टर बताता है उसका नाम थिलागा है, वो अभी पेरोल पर बाहर आया हुआ है, लेकिन विक्रम ने उसकी लड़की के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए थिलागा ने विक्रम की पिटाई की थी। तो नंदिनी थिलागा की केस हिस्ट्री मंगाती है तो उसे पता चलता है कि एक समय डेविड और थिलागा एक ही जेल में थे। तो नंदिनी समझ जाती है कि इन सब के पीछे थिलागा हो सकता है। उस शराब की दुकान पर काम करने वाले लड़के जैक को बुलाती है और उसको बेला करनी का फोटो दिखाती है। वो बोलता है मैं ही था और इसके साथ इसका एक फॉरेनर दोस्त भी था। वहीं दूसरी तरफ थिलागा अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक पार्टी से मिलता है। प्रॉपर्टी खरीदने वाला दूसरा पार्टी कोई और नहीं मनकंदन होता है और वहाँ मलार भी आने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर नंदिनी पहुँचती है और वो थिलागा का कॉलर पकड़कर खींचती हुई पुलिस वैन में ले जाती है और उसको ऐसा करते हुए मलार देख लेती है और एक बार फिर से थिलाग अपनी बेटी की नजरों में घिर जाता है। तो नंदिनी पहले थिला को पुलिस स्टेशन ले जाती है, वहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और फिर नंदिनी थिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट अपने घर पर होता है। नंदिनी मजिस्ट्रेट को बताती है कि ये पेरोल पे छूटा हुआ कैदी है और इसने यहाँ 2 लोगों का मर्डर किया है और एक लड़का भी गायब है। तो थिलाग मजिस्ट्रेट के सामने बोलता है कि सर मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। वहीं नंदिनी बोलती है कि जब से बाहर आया है 2 लोगों का मर्डर हुआ और वो पैटर्न इसके जेल में साथ रहने वाले किलर्स के पैटर्न से मैच करता है। तो थिलाग बोलता है हो सकता है सर ये इत्तेफाक की बात हो, लेकिन मेरे बाहर आने से पहले एक और मर्डर हुआ था और सेम पैटर्न पर हुआ था। वो मर्डर किसने किया होगा जबकि मैं उस समय जेल में था? ये बात शायद इंस्पेक्टर को नहीं पता क्योंकि ये खुद उस टाइम सस्पेंड थी। तो मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या तुम सस्पेंड हुई थी? तो थिलाग
थिलाग का वकील बोलता है, हाँ सर, इनके कस्टडी में एक आदमी की मौत हो गई थी, इन्होंने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। तो मजिस्ट्रेट नंदिनी को वार्निंग देकर जाने को बोलता है और यही सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं जब थिलाग जेल में था तो उसकी दोस्ती एक काली मित्थु नाम के आदमी से हो जाती है। तो काली मित्थु बताता है, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें इंतजार करना होगा और जेल में सबके सामने अच्छे बर्ताव भी करने होंगे। फिर जिस दिन काली मित्थु जेल से छूट रहा था उसने थिलाग को अपना मोबाइल नंबर दिया, बोला कि जब तुम मर्डर करने के लिए तैयार हो जाओ तब मुझे कॉल करना। तो पैरोल पे बाहर आने से कुछ दिन पहले थिलाग अपने दोस्त काली मित्थु को कॉल करता है और बताता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है और वहाँ से एक डेड बॉडी लेनी है और फिर रात में मेरे बताए हुए तरीके से उसको दोबारा मारना है और उसकी लाश ले जाकर पुल के पास छोड़ देना। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को विक्रम की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अब अगले दिन जब थिलागा पुलिस स्टेशन जाता है हाजिरी लगाने के लिए तो नंदिनी उससे बोलती है, विक्रम की डेड बॉडी मिली है और उसे तुमने ही मारा है। लेकिन फिर थिलागा बोलता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। लेकिन तभी फोरेंसिक टीम कॉल करती है और नंदिनी को बताती है थिलागा के फिंगरप्रिंट्स ना तो उस चाकू पे मिले हैं और ना ही विक्रम की डेड बॉडी पे। अब नंदिनी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर थिलागा ने उन्हें नहीं मारा तो उनका मर्डर किसने किया। वही फोरेंसिक ऑफिसर नंदिनी को बताता है कि जो हमें डेड बॉडी मिली है उसके फिंगरप्रिंट्स मणिकनम के मर्डर वाले चाकू और उस शराब की दुकान के मेन स्विच बोर्ड के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। इसका मतलब विक्रम ने ही मणिकनम का मर्डर किया था। अब नंदिनी विक्रम की कॉल डिटेल मंगवाती है तो उन्हें पता चलता है कि विक्रम ने लास्ट कॉल मणिकंदम नाम के आदमी को किया था और उसके बाद विक्रम का फोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं उन्हें पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर बार विक्रम की जमानत उसकी मां करवाती थी, लेकिन इस बार उसकी जमानत मणिकंदन ने करवाई थी। तो नंदिनी की टीम मणिकंदन को अरेस्ट कर लेती है। तो बताता है कि विक्रम का मर्डर उसने ही किया है क्योंकि उन दोनों के बीच में पैसों के लेकर अनबन हो गई थी और विक्रम उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जब नंदिनी उससे पैसों के बारे में पूछती है तो बताता है कि अजाबगन ने उसे 50 लाख रुपए दिए थे मणिकम थंगम को मारने के लिए। अब डीएसपी भी वहाँ आ जाता है तो मणिकंदन बोलता है कि मैंने विक्रम को पैसों का लालच दिया ताकि वो मेरे प्लान में शामिल हो सके। मैंने उसको बोला था जब मणिकम अकेला हो तो तुम वहाँ की पावर ऑफ कर देना और उसने वैसा ही किया। उसने पावर ऑफ कर दिया, वहाँ अंधेरा हो गया और मैं गया मणिकम के ऊपर चाकुओं से वार किया और मणिकम को मारकर हम दोनों वहाँ से भाग गए। तो नंदिनी पूछती है, चाकू पर तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं था। वो बोलता है कि मैंने विक्रम को फंसाने के लिए मर्डर करने के बाद चाकू उसके ऊपर फेंका और बाद में विक्रम ने उस चाकू को पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। इस वजह से उस पर फिंगरप्रिंट विक्रम के आ गए थे क्योंकि मैं चाहता था विक्रम को फंसा दूंगा, बाद में विक्रम सरेंडर करेगा और मैं इस लफड़े से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन बाद में विक्रम ने मुझे बताया कि मणिकम को मैंने नहीं किसी और ने मारा है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने किसी को बाहर जाते हुए देखा था और विक्रम ने बताया जब वो कमरे में गया तो उसने देखा मणिकम के नाक और कान से खून बह रहा था और वो मर चुका था। अब नंदिनी सेंट्रल जेल जाती है एक ऋषि नाम के किलर से मिलने के लिए क्योंकि ऋषि ने भी कुछ साल पहले इसी पैटर्न में कुछ मर्डर्स किए थे। लेकिन जेलर नंदिनी को बोलता है तुम ऋषि से कैसे पूछताछ कर सकती हो, वो तो गूंगा बहरा है। तो नंदिनी बोलती है इसके पहले इसी पैटर्न में एक और किलर ने कई सारे मर्डर किए थे, उसका नाम डेविड था, वो भी गूंगा बहरा ही था। नंदिनी बोलती है मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, इस जेल में जितने भी गूंगे बहरे कैदी हैं मुझे सबसे मिलना है। तो जेलर बताता है कि कल थिलगन यहाँ आ जाएगा जो इन लोगों का ट्रांसलेटर है, तो तुम बात कर सकती हो। अब नंदिनी का शक थिलगन पर और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि थिलगन इन सब किलर का ट्रांसलेटर था। लेकिन एक आदमी नंदिनी की हेल्प करता है उन लोगों से बात करने में। तो नंदिनी उन लोगों को बताती है थिलाग बाहर जाकर तुम्हारे ही पैटर्न में मर्डर कर रहा है। लेकिन वो कैदी बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, थिलाग तो हमारा भगवान है, उस जैसा देवता इंसान किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो नंदिनी बोलती है कि अपनी पत्नी को मारने वाला देवता कब से हो गया। अब सीन पास्ट में चला जाता है और टाइम आज से 14 साल पहले का होता है जब थिलाग एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और वो अपनी काम ईमानदारी से करता था। उन लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। और वहीं हॉस्पिटल में जेनिफर नाम की एक नर्स काम करती थी जो गूंगी बहरी थी। तो थिला को जेनिफर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में मलार आती है उनकी बेटी। लेकिन एक रात थिलक का एक फ्रेंड काथिर उसको कॉल करता है और वो बताता है कि उसकी जान खतरे में है, कुछ लोग उसको मारना चाहते हैं। तो थिलाग उसकी जान बचाने के लिए वहाँ आ जाता है तो देखता है अजाबगन वहाँ अपने गुंडों के साथ उसको मारना चाहता था। थिलाग अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए उन सबसे फाइट करता है और उन सबकी पिटाई करके काथिर को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन जब काथिर को होश आता है तो बताता है कि वो और इंस्पेक्टर नागलिंगम की बहन वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक्चुअली इंस्पेक्टर नागलिंगम आज का डीएसपी होता है। तो काथिर बताता है मेरी जात और उसकी जात अलग अलग है, इसलिए एक दिन नागलिंगम ने मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा नागलिंगम के साथ बहुत सारे गुंडे थे, उसके साथ वो नेता मणिकम थंगम भी था। तो उन दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मेरे मना करने पर तो उन लोगों ने मेरी बुरी तरह पिटाई कर दी और मुझे जान से भी मारना
चाहते थे। अगर मेरा फ्रेंड थिलाक टाइम पर नहीं आता तो शायद वो लोग मुझे जान से मार देते। जब नागलिंगम को पता चलता है इन सब का आई विटनेस एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, वो लोग पहले थिलागा को धमकाते हैं और जब थिलागा उनकी धमकी से नहीं डरता तो नागलिंगम थिलागा की वाइफ जेनिफर का मर्डर कर देता है और थिलागा को कॉल करके बताता है तेरी पत्नी तड़प रही है, अगर तू बचा सकता है तो बचा ले। थिलागा भागता हुआ पहुंचता है और जेनिफर को लेकर हॉस्पिटल आता है, लेकिन जेनिफर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देती है। अब जबकि नागलिंगम एक पुलिस वाला था और उसके साथ में एक लोकल पॉलिटिकल लीडर भी उसके साथ था, तो वो लोग थिलागा को उसकी ही वाइफ की मर्डर के चार्ज में फंसाकर उसे जेल भिजवा देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिस रात मणिकम का मर्डर हुआ उसी रात थिलाग वेलाकन्नी को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है। जब वेलाकन्नी बिल्कुल बेहोश हो जाता है तो थिलाग वहाँ से जाता है और मणिकम का मर्डर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है तो नंदिनी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है जिसने थिलागा का केस 14 साल पहले हैंडल किया था और उसको बताती है कि थिलागा ने अजाबगन मणिकम थंगम को मार दिया है, लेकिन मुझे उस पुलिस ऑफिसर का नाम चाहिए जिसकी बहन से थिलागा का फ्रेंड प्यार करता था। वो बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं आज का डीएसपी है। और इधर हम देखते हैं आज रात मंदिर में पूजा होने वाली थी और एक बड़ा मेला लगने वाला था, तो नंदिनी थिलाग के घर जाती है और उसको बोलती है कि मैंने पता लगा लिया कि तुम्हारा तीसरा शिकार डीएसपी है, लेकिन तुम्हारे पेरोल की आज आखिरी रात है और आज मैं तुम्हारे घर के हर चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को तैनात करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपने घर से बाहर कैसे निकलते हो। नंदिनी कई सारे पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और थिलाग के घर के हर तरफ पुलिस वालों को लगा देती है ताकि वो लोग थिलाग पर पैनी नजर रखें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डीएसपी आज मंदिर के पास लगने वाले मेले की निगरानी करवाता है, तो नंदिनी डीएसपी से मिलती है और उसको वो थिलाग का केस याद दिलाती है जिसमें डीएसपी का साथ अजाबगन और नेता मणिकम ने दिया था। वो बताती है कि थिलाग ने उन दोनों को मार दिया, अब आपकी बारी है, आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन डीएसपी नंदिनी की बात नहीं मानता, वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो नंदिनी सर्विलांस रूम में जाती है और सीसीटीवी के लगे हुए हर कैमरे को मॉनिटर करने के लिए बोलती है। और वहीं हम देखते हैं डीएसपी एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुम थिलाग को मार दो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा। तो पुलिस वाला वहाँ पर लगे बाकी पुलिस वालों को मेले की ड्यूटी में भेज देता है। वो बोलता है डीएसपी सर का ऑर्डर है और वो पुलिस ऑफिसर थिलाग को मारना चाहता था, लेकिन वही थिलाग अपने घर के बच्चों के साथ लुका छिपी खेलता है और मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर निकल जाता है और सीधा मेले में जाता है। पुलिस वाले की वॉकी टॉकी चुरा लेता है और वहाँ ड्यूटी पे लगे पुलिस वालों को गलत डायरेक्शन में भेज देता है और अब डीएसपी वहाँ अकेला होता है। और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला थिलाग को उसके घर पर ढूंढ रहा होता है और इधर थिलाग डीएसपी के आसपास सब तरफ पटाखे लगा देता है। और वहीं जब नंदिनी देखती है सीसीटीवी में कि डीएसपी अकेला है तो वहाँ से वो भागती है, लेकिन तब तक थिलाग पटाखों में आग लगा देता है। अब पटाखे के धुओं के बीच से वो डीएसपी को पकड़ कर ले जाता है और मंदिर के पीछे ले जाकर उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। वो डीएसपी को मारने ही वाला था, लेकिन तब तक वहाँ नंदिनी आ जाती है तो थिलाग वहाँ से चला जाता है। और जब नंदिनी देखती है कि डीएसपी की हालत काफी सीरियस होती है, वो अपनी टीम को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है और हम देखते हैं तभी एक एम्बुलेंस आती है और वो लोग डीएसपी को उस एम्बुलेंस से भेज देते हैं। तो नंदिनी अपने असिस्टेंट से पूछती है कि पता लगाओ कि डीएसपी को किस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि मैम उसके साथ तो गुरु भी है, लेकिन तभी नंदिनी देखती है गुरु एक दूसरे एम्बुलेंस के साथ वहाँ आता है। और हम इधर देखते हैं पहले एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं थिलागा ही होता है। थिलागा एम्बुलेंस को शहर के बाहर ले जाता है और डीएसपी तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है और इसी के साथ थिलागा का बदला भी पूरा हो जाता है। अब नंदिनी अपनी टीम के साथ भागती हुई थिलागा के घर आती है और नंदिनी उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो हम देखते हैं थिलागा एक पूजा की थाली लेकर बाहर आता है। नंदिनी ये देखकर शॉक हो जाती है तो थिलागा बोलता है कि आपने मुझे मंदिर पूजा करने से मना कर दिया तो मैंने घर में ही पूजा कर ली, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो इन बच्चों से पूछो और अपने पुलिस ऑफिसर से भी पूछो, हम लोग यहाँ लुका छिपी खेल रहे थे। अब हम देखते हैं थिलागा अपने परिवार वालों से मिलकर दोबारा जेल जाने की तैयारी करता है क्योंकि आज उसका पैरोल खत्म हो गया था। वो जब पुलिस वैन में जेल जा रहा होता है तभी वहाँ इंस्पेक्टर नंदिनी आती है तो नंदिनी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बदला तुमने लिया वो नेक काम है। तो थिलागा बोलता है कि जो लोग दूसरों को बेवजह दर्द देते हैं उनसे बदला ना लेना आपके लिए अच्छा काम है। तो नंदिनी बोलती है जो भी हो तुम अपनी बेटी को ये नहीं बता सकते कि तुम बेकसूर हो। तो थिलागा बोलता है कि अगर आपने जेल के कैदियों के बाकी बेटियों की अगर चीखें सुनी होती तो शायद आप ये नहीं बोलती। आप इस केस को सिर्फ एक पुलिस वाले की नजर से देख रही हैं। अगर एक बाप भाई माँ बहन बनकर देखें तो आपको पता चलेगा लोग कितने दर्द में जीते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि वो मुझे खूनी मानकर अपनी जिंदगी जिए। अगर उसको पता चला मैं बेकसूर था और मुझसे इतने सालों से नफरत करती रही तो शायद वो अपने आप से नफरत करने लगेगी। अगर उसके ऐसा सोचने से उसको खुशी मिलती है तो एक बाप के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे खुशी होगी, कम से कम मेरी बेटी तो खुश है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थिलाग जेल में
होता है तो उससे मिलने नंदिनी आती है, लेकिन तभी थिलाक देखता है कि उसकी बेटी मलार भी नंदिनी के साथ आई थी। शायद नंदिनी ने मलार को थिलाक की सच्चाई बता दी थी। अब मलार अपने फादर से मिलती है और रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।